तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद आप दांतों तले नाखून चबाने को मजबूर हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो बिल्डिंग में आ रहा है एक इंसान जो सीधा जाकर अपने भाई से मिलता है, लेकिन उसका भाई कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, जो देखकर कार्लस ने पूछा कि आज फिर तुमने नशा किया है। तो ओलिवर बोला कि नहीं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। पर कार्लस उसे शांत करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ या फिर जो कुछ भी तुमने कुछ किया है सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अब मुझे एक अच्छा काम मिल चुका है जो गैर कानूनी है, तो अब हमें डर कर जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में ही वहां पर मार्क आ गया, टाउन का शेरिफ। यही वो गलती है जिसके बारे में ओलिवर बात कर रहा था। दरअसल उसने डर के मारे सब कुछ मार्क को बता दिया, जो कुछ भी उन्होंने बीतों दिनों में कांड किए थे। इसी के चक्कर में अब वो उन्हें पकड़ने के लिए आए, लेकिन कार्लस जानता है कि अगर वो एक बारी इन्हें पकड़ में आ गया तो वापस बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उसने मार्क को धक्का देकर वहां से भागना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन मार्क भी कम पीछे नहीं था, उसने अपनी बंदूक निकाली और जैसे ही उन्होंने फ्लोर को पार किया वो कार्लस के पैर पर शूट करता है। इससे हुआ ये, वो वहीं रुक गया। लेकिन उसकी इस हरकत से ओलिवर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसके डील में ये नहीं था। उसने वादा किया था कि वो अगर उसे सब कुछ बता देगा तो वो उसे जाने देगा, लेकिन उसने तो उसे धोखा दिया। पर मार्क ने तो वो सब कुछ सिर्फ इन्हें पकड़ने के लिए कहा था, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका है लगभग। लेकिन अब ओलिवर उस पर खूब गुस्सा करता है। अगर गोली गलती से कहीं और लग जाती तो मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, पर मार्क के पास इतना फजूल का समय नहीं था। वो इन दोनों की बकवास सुने, इसीलिए वो उसे भी धमकाता है कि अगर उसने ज्यादा होशियारी की या फिर अपना मुंह चलाया तो उसे भी वही हाल करेगा जो उसके भाई का हुआ है। इसीलिए चुपचाप अब उसके साथ स्टेशन चले। लेकिन दोस्तों यहीं से तो खेल अब शुरू होने वाला है। मार्क को जिस समय की इतना चिंता हो रही है, उसी समय के चक्रव्यूह में वो अब इतनी बुरी तरह फंसने वाला है कि उसे अपने आप पर गुस्सा आएगा कि आखिर वो इस जगह पर आया ही क्यों। तो अब सिलसिला शुरू हुआ दिमागी संतुलन को हिलाने का, जिसकी शुरुआत हुई लिफ्ट से, जो कि बंद पड़ी हुई है। अब ये लोग उसी हालत में लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से एक एक करके नीचे जाने लगते हैं। पर हर बारी ये गौर करते हैं कि ये एक फ्लोर नीचे तो आते हैं, लेकिन हर बारी ये वापस से 9वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। दोनों भाइयों को लगता है कि शायद उन्होंने जो अभी सुबह नशे किए थे उसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस चीज को मार्क भी देख लेता है, यानी कि ये सब कुछ सच है। मार्क अब इन दोनों को वहीं रुकने को कहता है। अगर भागने की कोशिश करी तो वो शूट कर देगा। ऐसा कहकर वो खुद नीचे गया ताकि चेक कर सके कि माजरा क्या है। वो तेज तेज नीचे चला गया और जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो बाहर निकला। जब उसने सीढ़ी पर पांव रखा तो अचानक ये दोनों उसके सामने आ गए, जो कि 9वें फ्लोर पर मौजूद थे। उसने दोबारा से सीढ़ी को चढ़ना शुरू किया और वो ऐसा कई बार करता है, लेकिन हर बारी वो वापस से उसी फ्लोर पर आकर रुक जाता है। अब उसका दिमाग घूम चुका था, पर उसे ये लग रहा है कि कहीं इन दोनों भाइयों ने उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेला है। पर वो दोनों तो खुद परेशान थे इस चीज को लेकर, इसीलिए बार बार लिफ्ट के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो हर फ्लोर के घरों को भी खोलते हैं। लेकिन बड़ी रहस्यमयी बात थी कि वो सभी लॉक्ड थे। मार्क एक चाबी भी नीचे फेंक कर देखता है, लेकिन वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर से वापस इनके पास आ जाती है। तो वो खुद ही पागल हो गया था। ऊपर से कार्लस के पैर की चोट अब बहुत दर्द दे रही है, क्योंकि उसे अब मौत का डर सताने लगा है। अगर ये जल्दी उसे नीचे नहीं ले गए तो वो मर सकता है। लेकिन ये बाहर जाएंगे कैसे? किसी का इंतजार करें? अगर ऐसा किया तो पता नहीं कब कोई आएगा। अब इन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके समय बीतना शुरू हो गया। मार्क ने वही रखी एक वेंडिंग मशीन में से कुछ खाने पीने की चीजों को तोड़कर बाहर निकाल लिया। फिर ओलिवर को बताने लगा कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। सब उसका घर पर इंतजार कर रहे होंगे और वो यहाँ एक अजीब सी जगह पर अटक गया है। लेकिन ओलिवर को उसकी इस परिवारवाद वाली बातों पर कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे सिर्फ अपना भाई चाहिए, वो भी जिंदा हालत में। इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसे नरक से भी ढूंढ कर निकाल लाएगा और मार देगा। लेकिन अब शायद कार्लस के दिन खत्म हो चुके हैं और इस चीज का एहसास उसे भी हो गया। इसीलिए वो अपने भाई से कहता है कि उसने हमेशा पैसों के बारे में सोचा, कभी खुद को समय नहीं दिया। और मेरे भाई, तुम ऐसा कभी मत करना। यहाँ से जब भी तुम बाहर निकलो खुद को समय दो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, क्योंकि जिंदगी एक सड़क जैसी है। अगर तुम सीधा ड्राइव करते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, इसीलिए तुम्हें टर्न लेना पड़ेगा। इतना कहकर वो खुद का दम तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो ओलिवर का सर घूम गया। वो तेज तेज चीखने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क ने देखा जिस वेंडिंग मशीन को उसने तोड़ा है ताकि सामान को निकाल सके, वो वापस से अपनी पहली वाली हालत में हो गई है। इतनी ही देर में नीचे से ओलिवर आया और मार्क की बंदूक छीनकर उस पर तान दी। कहने लगा अब वो नहीं बचेगा। पर मार्क ने उसे समझाया कि दिमाग से काम लो, मैं एक पुलिस वाला हूं। अगर तुमने मुझे मारा और यहाँ से बचकर बाहर निकल गए तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है।
इसलिए फायदा इसी में है कि हम दोनों मिलकर इस जगह के लूप को सॉल्व करें। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है एक परिवार पर, जिसमें थी सैंड्रा, रॉबर्टो, डैनियल और उसकी छोटी बेटी कैमिलिया। दरअसल रॉबर्टो सौतेला पिता है, क्योंकि सैंड्रा ने दूसरी शादी की है, लेकिन डैनियल को ये शख्स कतई पसंद नहीं है, पर वो फिर भी उसके साथ रहता है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ रहती है। लेकिन आज वो दिन है जब दोनों बच्चे अपने असली पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए वो बेहद खुश थे। रोबोटो काफी कुछ करता है इन बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि वो उन्हीं के साथ रहे और उसे अपना पिता माने। अब ये तो लोग थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद एक गैस स्टेशन पर रुके, जहां रोबोटो जूस पी रहा था। तो उसने कैमलियो से भी शेयर किया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसे उस फ्लेवर से एलर्जी है। ये देखने के बाद सैंड्रा उस पर बहुत गुस्सा करती है और फौरन उसे इनहेलर देने को कहती है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो गिरकर टूट जाता है। लेकिन इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास दूसरा भी है, पर रोबोटो ने तो वो रखा ही नहीं। अब ये जानने के बाद सैंड्रा का पारा हाई हो जाता है। वो फौरन उसे वापस उसी गैस स्टेशन पर लाने को कहती है, तो वो फौरन उसी तरफ निकल जाता है। इस दौरान उसे कार में लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, तो वो उसे बाहर फेंक देता है और कार को भगाने लगता है। लेकिन जब ये लोग गैस स्टेशन पर पहुंचे तो वहां तो शॉप बंद थी। हालांकि अभी जब कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे तो वो खुली थी। खैर, सैंड्रा ने किसी दूसरी जॉब पर जाने को कहा, वो फौरन उसी तरफ ले लेता है। लेकिन इस बारी जब वो दूसरे गैस स्टेशन पर गए तो वो हूबहू पहले वाला जैसा था। वहां की शॉप भी खुली थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वहां कोई मौजूद नहीं था, एकदम वो खाली थी। इसीलिए अब सैंड्रा ने कार को घर की तरफ लेने को कहा, क्योंकि वो अब रिस्क नहीं उठा सकती, वरना उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए रोबोटो ने इस बारी को यू टर्न लिया और तेज स्पीड करके भगाने लगा। लेकिन अब तो वो इस चंगुल में फंस चुके हैं, जो क्या था उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। दरअसल जब जब वो रास्ते से गुजर रहे तब तब उन्हें उस गैस स्टेशन का वही बोर्ड नजर आ रहा है जो पहली बार दिखा था, जो देखकर इन्हें अब लगने लगा है कि शायद वो भटक चुके हैं। इसीलिए अब वो मैप देखना शुरू करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि हर बारी वो वापस उसी बोर्ड के पास आ जाया करते थे। सैंड्रा रोने लगती है और सारा इल्जाम रोबोटो पर लगा देती है। उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर वो उसे जूस नहीं पिलाता तो वो अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पर होते। अब वो सुनसान सड़क पर क्या करेंगे? कुछ ही देर में तो अंधेरा हो जाएगा और तब तक शायद कैमिलिया इस दुनिया में ना रहे। पर रोबोटो उसे हिम्मत रखने को कहता है और जल्दी वो कोई रास्ता निकालेगा। अब धीरे धीरे टाइम घटना शुरू हो जाता है। 4 बज चुके हैं, कुछ देर बाद 8 बज जाते हैं, फिर एक समय आता है जब 9 बज जाते हैं। लेकिन 1 मिनट, ये बाहर अंधेरा क्यों नहीं हो रहा है? ये देखने के बाद इनका सर चकरा जाता है कि ये किस मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन उससे बड़ी मायूसी और दर्द भरी बात ये थी कि कैमिलिया ने अपना दम तोड़ दिया। ये देखने के बाद उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की मौत इतनी जल्दी और इस तरीके से हो जाएगी। हालांकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा जहां सिर्फ दिन ही रहेगा, रात का कोई नामो निशान नहीं होगा। जब ये थक गए तो आखिर में इन्होंने उसी बोर्ड के पास खुद की कार को रोक लिया, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं और ऐसे में रात हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। रोबोटो ने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जंगल के रास्ते से चेक करके आता हूँ, कहीं कोई रास्ता है वहां पर। ये हो सकता है कि हम किसी फेक रोड पर आ गए हों। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो एक बार ये कोशिश करके देख ले, कम से कम उसके दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। पर 2 घंटे बीत जाने के बाद वो जब नहीं लौटा तो उसने खुद की कार को चलाना शुरू कर दिया। वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है, उसने थप्पड़ मारने लगी, यहाँ तक कि वो तेज तेज रोती भी है, लेकिन कोई अंजाम निकल कर नहीं आ रहा था। कई बार तो वो डैनियल को वहीं छोड़कर खुद भी आगे जाती है, लेकिन अंत में सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। इसीलिए वो जाकर उसी गैस स्टेशन में बैठ गई। अगले दिन जब रोबोटो वापस आया तो उसने देखा कि उस जगह पर डैनियल अपनी बहन की लाश के साथ बैठा है, लेकिन ये वो जगह है ही नहीं जहां वो उन्हें छोड़ कर गया था। यानी वो किसी दूसरी जगह पर आया है लौटकर। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला सिवाय टाइम के। वापस आ जाते हैं हम उसी अपार्टमेंट पर जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वहां पर सब कुछ पहले जैसा ही है। बस जो लोग थे वो पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि एकदम बूढ़े हो चुके हैं। दीवारों पर अजीब अजीब प्रकार की पेंटिंग बनी हुई है, जिन्हें देखकर और पढ़कर हमें पता चलता है तकरीबन 35 साल बीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हर जगह पर सिर्फ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद सामान वापस आ जाता है। मतलब इंसान की उम्र बढ़ रही है, लेकिन सामान की नहीं। वहीं हम एक बूढ़े शख्स को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी वो मर जाएगा। दरअसल वो ऑफिसर मार्क है, जो अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। लेकिन वहीं ओलिवर, उसने यहाँ पर रहना सीख लिया है, उसे इस जगह की आदत बन चुकी है। इसीलिए हर दिन वो कसरत करता है, खुद को साफ सुथरा रखता है। जो भी चीज यहाँ उसे मिलती है उसने वो चीज बना देता है जो उसे काम आ जाए। जैसे उसने बोतल में छेद करके शावर बना दिया, क्योंकि पानी तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, और नेल कटर को मिरर के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। साथ में कार्लस का कंकाल अब ये पूजा करते हैं और उससे बातें किया करते हैं।
आज भी हर दिन मार्क ओलिवर को अपने परिवार के बारे में बताता है, कैसे वो अगर उनके साथ होता तो कितना खुश होता, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। तो अब उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या सच में यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर अंत में एक ट्विस्ट आएगा जो हमें और आपको हिला कर रख देगा? खैर, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल अभी चलते हैं उस परिवार पर जो इन्हीं की तरह समय की मार से जूझ रही है। उन्हें अब 35 साल की ऊपर का समय हो चुका है इस सुनसान रोड पर भटकते हुए, लेकिन अभी तक वो मोड़ नहीं मिल पाया जो उन्हें घर तक पहुंचा दे। रॉबर्टो और उसकी बीवी किसी भी समय पर मर सकते हैं क्योंकि उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। रॉबर्टो तो हमेशा शराब के नशे में रहता है। दरअसल यहाँ भी वही हाल है, यानी कि हर 24 घंटे बाद सब कुछ वापस आ जाता है, जिसके कारण इन्होंने इस पूरी जगह को किसी कूड़े की पहाड़ की तरह बना डाला है। डैनियल ने तो एक भी बना दिया ताकि उसे रात का एहसास हो सके, क्योंकि पिछले 35 सालों से यहाँ पर रात ही नहीं हुई है, बस उजाला ही उजाला है। लेकिन एक मिनट, हम क्या देख रहे हैं? डैनियल मार्क की तरह क्यों लग रहा है? जी हाँ, वही पुलिस ऑफिसर मार्क। आपने सही सुना, वो असल में मार्क ही है। पर यह हुआ कैसे? खैर, अभी तो कुछ याद ही नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता का नाम भी भूल चुका है। और जब रॉबर्टो ने उसकी बहन के खिलौने दिए तो वो उसे भी याद नहीं थे ये किसका है। तब वो उसे कहता है कि मैं तुमसे एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिस चीज से तुम अनजान थे, इसीलिए गौर से सुनना। इस बीच हम दूसरी तरफ मार्क को देखते हैं, यानी कि उस बिल्डिंग वाले बूढ़े मार्क को, जिसे अचानक सब कुछ याद आ जाता है। वो बार बार ओलिवर से कहता है वो अभी झूठ की जिंदगी जी रहा है, ना कि उसके कोई बच्चे हैं, ना ही उसकी शादी हुई है। पर ओलिवर को उसकी ये सारी बातें बकवास लगती है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा वो सालों से कहते हुए आ रहा है। अब उसकी मौत करीब है, इसीलिए वो शायद बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन मार्क कहता है कि उसका नाम मार्क नहीं बल्कि डैनियल है, और वो इस टाइम लूप में इसीलिए फंस गया है क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है। यहाँ तक कि वो तो कोई पुलिस वाला भी नहीं है। तो ओलिवर ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। इस बीच हम रॉबर्टो को देखते हैं जो अपनी बीवी की कब्र खोद रहा है। तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। अब उसका समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते उसने डैनियल से कहा कि तुम अपनी माँ और बहन को कभी मत भूलना, क्योंकि वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते थे। हो सके तो अपना नाम एक पेपर पर लिख लो ताकि आगे चलकर तुम उसे भूल ना जाओ। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि असल में ये सब माजरा क्या है, और आज मैं तुमसे वो चीजें बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं बस जाने वाला हूँ। यहाँ हम रॉबर्टो के अतीत को देखते हैं जब उसका बचपना हुआ करता था। वहां जाकर हमें पता चलता है कि उसका असली नाम रूबीन है, ना कि रॉबर्टो। एक बारी जब वो और उसका दोस्त नाव से अपने टीचर के साथ लेक में घूमने निकले तो उसके टीचर की एक गलती के कारण उसका दोस्त पानी में गिर जाता है। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो उसे बचा नहीं सके, जिसके बाद हम दोनों उसी नाव पर पूरे 35 साल तक फंसे रहे। ना कभी रात हुई, ना कभी दिन हुआ, और ना ही हमें कोई बचाने के लिए आया। जब मेरे टीचर की आखिरी दिन चल रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इस नाव का एक टुकड़ा अपने पास रख लो जिससे कि तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। मैंने वही किया, लेकिन जब मैं गाड़ी में था तो मैंने उस टुकड़े को फेंक दिया, जिससे मैं सब कुछ भूल गया और फंस गया इस टाइम लूप में। अब जब 35 साल बीत गए तो मुझे ये चीजें याद आ गई, लेकिन मेरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। इसीलिए अगर मैं कभी भी यहाँ पर कोई भी पुलिसकार तुम्हें दिखे तो उसके अंदर मत जाना, वरना तुम फिर से सब कुछ भूल जाओगे और 35 साल की जिंदगी जीते रहोगे। इतना कहते हुए वो उसे एक लाल डायरी देता है और मर जाता है। सीन शिफ्ट हुआ, हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो डैनियल के पास बैठा हुआ है, उसे सब कुछ बता चुका है। आखिर में बस इतना कहा कि जब यहाँ पर दूसरी लिफ्ट का गेट खुलेगा तो उसमें मत बैठना, वरना तुम सब कुछ भूल जाओगे और एक नए लूप में हमेशा के लिए फंस जाओगे। डैनियल ने उसे वही लाल डायरी दी और अपना दम तोड़ दिया। मतलब साफ है दोस्तों, कुछ तो है उस लाल डायरी में जो हमें इस कहानी के पहलू तक लेकर जाएगा, जिसके आसपास हम घूम रहे हैं, लेकिन सही जवाब मिल नहीं पा रहा है हमें। दोनों को अब अपने कानों से सुनी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब डैनियल ने सच में एक पुलिसकार को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। ये क्या चीज है, क्योंकि आज उसने पूरे 35 साल बाद कुछ अलग देखा, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाता क्योंकि रॉबर्टो ने मना किया था, वरना सब कुछ वो भूल जाएगा। लेकिन जब वो अकेला एकांत में बैठा हुआ था, उसे वही ख्याल आता है अगर ये कार यहाँ से गायब हो गई तो उसका यहाँ से बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद हो जाएगा। और इसीलिए उसने फैसला किया कि वो उसके अंदर जाएगा, लेकिन अपने कुछ जरूरी चीजों को लेकर, ताकि उसे याद रहे कि वो कौन है और उसका अतीत क्या है। लेकिन जैसे ही उसने उस पुलिस कार के गेट को खोला, उसके दिमाग से सब कुछ मिट गया। डैनियल ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, कार में बैठकर निकल गया। अंदर उसे मार्क ने ऑफिसर की यूनिफॉर्म और एक लाल डायरी मिली, जिसके अंदर कार्लस और ओलिवर की फोटो के साथ उनकी लोकेशन थी। ये भी लिखा था कैसे कैसे उसे गोली चलानी है उसके पैर में, यानी कि जिस किसी ने भी इस डायरी को लिखा है उसे पता है कि गोली मारने के बाद क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल का जवाब हमें मिल गया, असल में मार्क उस बिल्डिंग तक कैसे पहुंचा और डैनियल से मार्क एक पुलिस वाला कैसे बना।
तो वहीं एक और ओलिवर जब ये सारी कहानियों से इतना ज़्यादा ऊब चुका है, उसने खुद को मारने की भी कोशिश करी, लेकिन अब वो एकदम अकेला पड़ चुका है और ऐसे में ज़्यादा दिन यहाँ इस जगह पर जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी उसके सामने वही लिफ्ट आकर रुक गई जिसका जिक्र डैनियल ने किया था, यानी कि मार्क ने, कि उसे मत खोलो, पर ओलिवर हार मान चुका है। अब वो उसे खोल देता और जैसे ही उसका दरवाजा खुला एकदम वो ब्लैंक हो गया। सब कुछ उसके दिमाग से मिट चुका है कि वो कौन है, उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्योंकि अब उसका एक नया नाम और एक नई पहचान मिल चुकी है। वहीं लिफ्ट में एक वेटर की ड्रेस रखी थी, साथ में एक डायरी भी थी जिसके अंदर एक कपल की तस्वीर है जो अभी अभी शादी करके अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ओलिवर को उस लड़के के ऊपर मधुमक्खी छोड़नी है और वो कैसे काम करेगी ये भी उस डायरी में साफ लिखा है। अब जैसे ही वो दोनों आते हैं ओलिवर वैसा ही करता है। उस शख्स को मधुमक्खियों से एलर्जी होती है जिसके कारण वो मरने वाली हालत में हो जाता है। लेकिन अभी तो उसकी कहानी शुरू हुई है, क्योंकि यहीं से अब वो दोनों उसी सफर का हिस्सा बन जाएंगे जिसका सिर्फ एक ही मंजिल है, मौत। 35 साल का समय बीत गया। हम उस औरत को देखते हैं जो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है। उसके हाथ में वही लाल डायरी है, यानी कि ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो ये सब शुरू हुआ है। लेकिन अगर ये सब होता ही नहीं तो क्या होता, कैसी होती इन लोगों की जिंदगियां, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है डैनियल की, जो सच में बड़े होने के बाद एक पुलिस वाला बन गया। उसने उन दोनों भाइयों को भी पकड़ लिया, जिसके बाद उसने शादी भी की। इसके बाद उसके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है और इसीलिए उसने उस आदमी को वहीं शूट करके मार डाला। उसके जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन बाद में उसकी सजा को कम कर दिया गया। लेकिन तब तक वो बूढ़ा हो गया और इसलिए उसने जगह पर कूदकर अपनी जान दे दी। रोबोटो का अपनी बीवी सैंड्रा से झगड़ा होता रहता है, जिससे तंग आकर वो शराबी बन गया और इतनी शराब पी कि एक दिन वो मर गया। ओलिवर ने भी शादी कर ली और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। पर यह बात तो तब होती जब कुछ होता ही नहीं। अभी तो सब कुछ घटित हो चुका है, पर एक सवाल अभी भी अधूरा रह गया। क्या सच में कभी ये खत्म होगा या यूं ही ये लोग अपने कर्मों की सजा भुगतते रहेंगे इस टाइम लूप में फंसकर? और इस सवाल के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। वेल दोस्तों, ये लाल डायरी ही सब कुछ खेल है, क्योंकि ये लाल डायरी एक तरह से लोगों से ट्रांसफर होकर उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, और वो लाल डायरी इनको सजा दे रही है एक तरह से टाइम लूप में फंसाकर। अब ये लाल डायरी किसकी है और ये सब कौन कर रहा है, ये मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।